जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपकी एग्जाम में बार बार यही प्रश्न रिपीट हो रहा है। इस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न बताने वाले हैं वो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? काफी वीवीआई सवाल है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न है बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम के लिए कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो एटीएम का पूरा नाम होता है उससे पहले पूरा नाम का कभी कभी पूर्ण रूप भी दे देता है। पूरा नाम को हम लोग कभी कभी क्या पढ़ लेते हैं, पूर्ण रूप भी दे देता है। तो याद रखिएगा, पूर्ण रूप भी लिखेगा तो उसका मतलब पूरा नाम या फुल फॉर्म पूछ दे, या क्या पूछ दे, फुल फॉर्म पूछ दे। तीनों बात एक ही है। पूरा नाम कह दे, पूर्ण रूप कह दे, फुल फॉर्म कह दे, तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? याद रखिएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। या आपके एग्जाम में पूछ दे कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, फिर भी आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन ही होगा। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन ही होता है। मैं आपको उससे पहले क्लियर कर दूं, बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से ये क्वेश्चन कंफर्म है। ये क्वेश्चन आपका क्या है? कंफर्म है। याद रखिएगा, एटीएम का पूरा नाम क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। पिछले साल की बात करें कि पिछला साल कौन सा प्रश्न पूछा गया था पूरा नाम से, तो पूरा नाम से पिछली बार जीडीपी का पूछा गया था। किसका पूछा गया था? जीडीपी का। पिछला साल 2025 का 11 मई का एक पेपर हुआ था, ठीक है, बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। तो उसमें पूछा गया था जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है। जैसे में एटीएम एक हो गया, ये इस बार पूछ सकता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक हम लोग अभी जीडीपी की बात करें तो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि पूछा गया सवाल भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो जीडीपी का पूरा नाम अभी हम आपको करवा दिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार से हम लोग कुछ इंपोर्टेंट कर लेते हैं। जैसे में जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। याद रखिएगा, जीएसटी और ये जीडीपी है, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न आपके पिछले साल के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और भी पिछले साल में जो जो अभी पूछा गया है मैं आपको देखो बता देता हूं, आप उसे अच्छे से सुनिएगा। क्या क्या सवाल पूछा गया था? सबसे पहले, भारत में आपातकाल का घोषणा सबसे पहले कब हुआ था? भारत में सबसे पहले आपातकाल का घोषणा कब हुआ था? ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं भी आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं कि भारत में जो सबसे पहले आपातकाल का घोषणा हुआ था वह कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। और किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ये भी आपके एग्जाम में पिछले साल पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और जो पहला सवाल की बात करें कि जीके में जो पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में स्टार्ट हुआ तो वो क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन ऐसे सबसे पहले मैथ आता है। आपकी एग्जाम जब देंगे तो सबसे पहले मैथ का रहेगा, उसके बाद जीके रहेगा, सबसे लास्ट में आपका हिंदी रहता है, ठीक है ना। पहले 30 प्रश्न आपको मैथ का मिलेगा, उसके बाद 40 क्वेश्चन जीके के मिलेगा, फिर 30 क्वेश्चन आपका क्या का मिलेगा? हिंदी का मिलेगा, ठीक है। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका जीके था, जो आपको हम बता रहे हैं कि पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन था? पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था आपके ऑप्शन में दिया हुआ था इस तरह से, 1951 से 56। 1951 से 56 इस प्रकार से था। आपका पहला ऑप्शन 1950 से इस प्रकार से था। तो 1951 से 56 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956 था। और पहला पंचवर्षीय योजना किस लिए किया गया था? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है ना। ये सारे ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी हम आपको करवा देते हैं। योजना आयोग आपको हम बताए थे ना, योजना आयोग से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी आपके पिछले साल के पेपर में पूछा जा चुका है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा।
अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर, इसमें हम सभी मिक्स प्रश्न लाए, ठीक है ना। एक जीके रहेगा, फिर मैथ, फिर हिंदी, फिर जीके, फिर मैथ, फिर हिंदी। इसी प्रकार से सारे प्रश्न हम इस वीडियो में लाए हैं जो कि आपकी एग्जाम में पूछे गए सवाल है एवं आने का संभावना है। तो आज का यह वीडियो एक टेस्ट के रूप में आपका होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग मिक्स 50 प्रश्न को करेंगे जिसमें जीके, हिंदी, मैथ है, सभी मिला रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आप 50 में से अगर आप 33 के आसपास सही कर देते हो, कितना के आसपास से 33 के आसपास सही कर देते हो, तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। हम देखते हैं कितने बच्चे इस 50 में से 33 प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो इस मैथ का जवाब दीजिएगा 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है। ये वाला जो सवाल है आपकी एग्जाम में, ऐसा तो ये मतलब कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में ऐसा प्रश्न डाल देता है, ठीक है ना। ये जब कब 2023 वाला लगता है एग्जाम हुआ था, इसमें ये वाला सवाल पूछा गया था कि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है। तो आप लोग बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप टीएन निकालना जानते हैं, टीएन बराबर फॉर्मूला एक होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर निकालना जानते हैं तो आप इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो सीधा हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक है, अगर सम पूछे तो एन बटा 2 कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा 2 होता है। एन का मान जितना तक संख्या कहेगा 50, तो 50 बटा हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको ऑप्शन मतलब डायरेक्ट बनाना है तब आप एन बटा 2 कीजिएगा, नहीं तो लॉन्ग बनाना है तो अच्छा। आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारी की एग्जाम जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, तो आप डायरेक्ट सीखे 50 है, 50 का आधा कर दीजिए, 25 हो जाएगा, खत्म। उसी प्रकार से 100 पूछेगा तो 100 के बीच के गो हो जाएगा, 50 गो हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। ये वाला प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैथ का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था। एकदम वीवीआई सवाल है, आपकी एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है, भारत का संविधान बनने में बनाने में कुल कितना समय लगा था। ये वाला भी सवाल आपके एसएससी बीएसएससी कार्यालय परिचारी की एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था। देखते हैं इस सवाल का जवाब कितने बच्चों का सही आता है। अच्छा, यहाँ पर 3 नंबर सवाल कर दीजिए, ठीक है ना। 3 नंबर सवाल है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भारत का संविधान बनाने में जो टोटल समय लगा था, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का संविधान बनाने में जो टोटल समय लगा था वह लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फिर से, भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसको कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको अपनाया गया था। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए भारत के संविधान को कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। एकदम फाड़ कर मार देना है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी एग्जाम में आएगा। एकदम पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर जीके का देख सकते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जो गया सवाल है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक, जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक सीएजी है, वह किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है। जो महालेखक परीक्षक सीएजी है वह किसके द्वारा चुना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आना चाहिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं काफी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सीधे नियुक्ति राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जी करते हैं। इसका सीधे नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट जी, राष्ट्रपति करते हैं। और जो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक व्यक्ति बनते हैं वो आईएएस और आईपीएस बनते हैं। कौन बनते हैं, आईएएस और आईपीएस जो रिटायर हो जाते हैं उन्हीं को नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षा बनाया जाता है, परीक्षक बनाया जाता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, सीधे राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है, ठीक है ना। आगे चलिए 2 नंबर सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी एग्जाम में आएगा।
हिंदी का प्रश्न, जरा जवाब दीजिएगा। अधिकार शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकार का उल्टा शब्द क्या होगा? कोई बच्चे बताइएगा। अधिकार, अधिकार मतलब क्या हो गया? अधिकार का मतलब हमारा कर्तव्य है, ये तो उसका पर्यायवाची हो गया। यहाँ पर अधिकार का उल्टा बताइए, अधिकार का उल्टा क्या हो जाएगा? अधिकार मतलब हमारा अधिकार है, यहाँ पर निषेध दिया है, मतलब माना करना। निषेध का मतलब क्या हो गया? माना करना हो गया ना। निषेध है यानी माना करना है, यानी अधिकार का उल्टा क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। अधिकार का उल्टा क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर अधिकार का पर्यायवाची शब्द पूछता, क्या पूछता? पर्यायवाची का मतलब उसका समान अर्थ क्या होगा? तो अधिकार यानी हमारा कर्तव्य है, और निषेध मतलब कि हमारा अधिकार नहीं है, यानी आप माना कर रहे हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, निषेध। आगे चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है। इस मैथ का सॉल्व करके जवाब आप लोग कमेंट में मारिएगा। 25% का 200 कितना होगा? ये सवाल मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं। 25% का 200 कितना होगा? और अभी तक जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बीएसएससी कार्यालय परिचारी का रिवीजन क्लास मिलता है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है ना। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस बार नौकरी दिलवा कर रहेंगे। इस बार मेहनत करेंगे तो इस बार रिजल्ट हम आपको देंगे। आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, आपको हम डेली रिवीजन करवाएंगे। बस आप रिवीजन करने के लिए तैयार रहिए, इस बार का रिजल्ट हम आपको देंगे। 25% का 200 कितना होता है? सभी बच्चे फटाफट बताएंगे। 25% का 200 कितना होगा? 25% यानी 25 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। का मतलब क्या होता है? गुना होता है। 200 पूछ रहा है तो 200 लिख देंगे। इस प्रकार से हो गया। अब 100 से 200 काटेंगे तो 100 से 200 कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। ऊपर मल्टीप्लाई होगा 25 गुना 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग को भी जवाब देते चलना है, ठीक है ना। कितना सही होगा हम लास्ट में आपसे पूछेंगे। अब जीके का सवाल है, बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? कोई बच्चे बता सकते हैं बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर, 1952 ईस्वी में बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है, जो आपकी एग्जाम में पूछेगा। एकदम VVI सवाल है, अच्छे से रट जाना है। हिंदी का सवाल है, जल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? जल का तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम मतलब होता है कि हिंदी के संस्कृत रूप को हम लोग तत्सम कहते हैं, मतलब संस्कृत जैसा शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो पानी तो नहीं संस्कृत शब्द होगा, नीर भी नहीं होगा, सलील नहीं होगा, उद्दक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्दक हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट से आपकी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है। ये थोड़ा सा क्या है? सिंपल है। इसे टफ लेवल का जैसे में आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, 1681 बराबर वाट, यानी 1681 बराबर क्या होगा? ऐसा सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में पूछा जाता है कि रूट 1681 बराबर क्या होगा। तो आप लोग का जवाब कैसे आएगा? इसका जवाब कमेंट में दीजिए फटाफट। तो यहाँ पर 1681 का आपका वर्गमूल पूछ रहा है, तो 1681 का वर्गमूल कितना होता है? 41 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 41। और यह वाला सवाल आपके पिछले साल के पेपर में पूछा गया था। ये तो थोड़ा सा सिंपल लेवल का दे दिए। 144 का वर्गमूल क्या होगा? आपकी एग्जाम में ऐसे सवाल ना लिखे, ऐसे लिखेगा। मान लीजिए यही वाला 144 वाला सवाल को हम लोग करें, तो ऐसे सवाल आपकी एग्जाम में रहेगा। रूट अंदर 144 बराबर लिखा रहेगा वाट। तो आपको सॉल्व करना है। आप तो सोचेंगे कि कुछ ही बोल नहीं रहा है, हम क्या करें इसको। तो आपको याद करना है, जब भी ये वाला चढ़ा रहेगा किसी के माथे के ऊपर, तो उसका वर्गमूल निकालना है। उसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। यह वाला सवाल आपकी एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल के लिए 144 का वर्गमूल आप लोग कमेंट में बताएंगे। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 144 का कितना हो जाएगा? फटाफट बता देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 21 से, ये अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? सॉरी, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 है वह किससे संबंधित है? तो बिल्कुल राइट आंसर है, यह किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हमको जो करने का मन है आप वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 में आपका दिया हुआ है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको जो मन है वो आप करिए। जीवन एवं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का मतलब अपना खुद जो भी मन है आप अपने ऊपर स्वतंत्र हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं, जो कि आपको जवाब देना है। ठीक है ना, कोशिश कीजिए कि हम जवाब दे पाए। ठीक है ना, मतलब ऐसे तो हम आपको बता ही रहे, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो भी सवाल आपके सामने जा रहा है उसका जवाब दे आप लोग। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? एकदम भी सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे कमेंट में जरा बताइएगा। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अ प्लस में ज्ञान। अ प्लस में क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कैसे पहचानेंगे? उपसर्ग का मतलब है किसी शब्द के आगे लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, और किसी शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। एक उपसर्ग होता है और एक आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। तो आ का मतलब हो गया शब्द के आगे लगने वाला शब्द, तो उपसर्ग हो गया, और पीछे जो लगेगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो अज्ञान में अ आगे है ना, मतलब उपसर्ग कौन है? आगे वाला शब्द तो अ है। तो अ आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अ इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और ज्ञान इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, ज्ञान सर जी प्रत्यय हो जाएगा। यस, समझ में आया है? कमेंट में लिखिए यस गुरुजी, आपका क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बार कमेंट में बताइए आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइए, और सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट में देते चलिए। 9 नंबर आपका सवाल बिल्कुल इजी लेवल का है, लेकिन ऐसा सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं कट कूट, और जो सवाल पूछा जाता है मैं वो आपको सवाल बताता हूं। जैसे में आपको भिन्न वाला मिलता है 3/4, और मान लीजिए कि 2/6। 3/4 और 2/6 का लसक ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें या लसक ज्ञात करें, या कभी कभी मस भी दे देता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये वाला प्रश्न अगर बना देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका मैथ में सही हो जाएगा। तो बनाना कैसे? बिल्कुल सिंपल लेवल है, अगर हम आपको समझा दें, नहीं बने फिर हमको बोलिए। ठीक है, जैसे में लसन निकालना है, भिन्न का लसन इसको बोलते हैं। लसक कैसे निकलता है देख लीजिए। सबसे पहले जो भी कहे लसन निकालने के लिए कहे, ऊपर वाला संख्या का लसन निकाल दीजिए। तो 3 और 2 का लसक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा 3 2 का लसक 6, नहीं लगेगा तो मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊपर वाला का लसक और नीचे वाला का मसा निकालते हैं। ठीक है, दो चीज इसमें निकालता है। अगर लसन निकालने के लिए कह रहा है तो ऊपर वाला का लसन निकाल दीजिए, और नीचे वाला का क्या निकाल दीजिए? मसन निकाल दीजिए। क्लियर है? अगर मसन निकालने के लिए कह रहे, जो भी चीज निकालने के लिए आपको कहे वह आपको ऊपर वाला का निकालना है, और उसका उल्टा नीचे वाला का निकाल देना है। अगर ऊपर वाला का लसक तो नीचे वाला का मसा, ऊपर वाला का मसा तो नीचे वाला के लसक। ठीक है, तो 3 दू लसन निकालना है, तो ऊपर वाला के लसन निकालेंगे तो 3 दू का लसन 6, और उसी प्रकार से 4 6 का मसन निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 6 का मसन निकालेगा तो शायद 2 आएगा। तो 2/6 यानी कितना आ जाएगा? 3। इतना संख्या का लसन कितना आएगा? 3 आएगा। अगर एक प्रश्न आप सीख जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और इस मैथ का सवाल आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, एक स्टार मिलना चाहिए ना। अगर आप बनाना सीख गए तो इसका जवाब फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका निकालना है लसन, इसका क्या निकालना है? लसक। कमेंट में बताएंगे फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा होगा 9 नंबर लिखकर जवाब दीजिएगा, इसका क्या राइट आंसर होगा। हम सभी बच्चे का कमेंट चेक करेंगे कि कौन कौन बच्चे मतलब ये प्रश्न सीख गए हैं। ठीक है ना, जवाब देंगे फटाफट। किन किन बच्चों का है थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद देखिए जवाब दे दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। 10 नंबर आपका सवाल है, बिल्कुल एकदम सिंपल लेवल का सवाल है। ऐसा सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल लेवल का, ऐसे तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, तो देख लेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये तो जवाब अगर हम देंगे तो हमारी बेइज्जती की बात है, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ाई करते हैं और आपके रहते हुए अगर हम इस सिंपल क्वेश्चन का जवाब दें तो ये बहुत ही शर्मिंदा की बात है। तो इसलिए आप लोग 10 नंबर सवाल का जवाब अपने आप दीजिएगा, खुद से दीजिएगा क्या होगा। उसी प्रकार से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर ले जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा
29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। एकदम वीवीआई सवाल है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर सवाल की बात करेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को हो गया। और उसी प्रकार से दूसरा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा में पूछा जा सकता है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसा सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, HCF, क्या याद रखिएगा? HCF बराबर 11। तो आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं? तो देखिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। एच का मतलब होता है हॉकी, एच का मतलब क्या होता है? हॉकी। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। सी का मतलब होता है क्रिकेट, क्रिकेट में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। एफ का मतलब क्या होता है? फुटबॉल, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। तीनों में पूछेगा HCF, याद रखिएगा हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है। आपके एग्जाम में खेल से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए इसका जवाब आ गया आप लोग का। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है, सत्य का उल्टा क्या होगा? सत्य का विलोम, सत्य का विलोम क्या होगा? ये भी जवाब आप लोग का आना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप बता पाए, ठीक है ना। सत्य मतलब डेली तो मैं आपको बताता हूं, आज आप बताइए क्या क्या जवाब होगा, ठीक है। सत्य का विलोम क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है, सी ऑप्शन। बिल्कुल, काफी बच्चे का यहाँ पर 95% का बच्चे का देख रहे हैं, बिल्कुल सत्य आंसर मतलब सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल राइट है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है 12 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। मैथ का सवाल है, अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है किसी संख्या का 10% बराबर 25 है तो संख्या क्या होगा? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है देख लीजिएगा। अगर जिनको जिनको आ रहा है आप सॉल्व कीजिए और जवाब दीजिए, ठीक है। फिर भी जिन बच्चों को नहीं आ रहा है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। किसी संख्या का, तो संख्या हमको नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्लियर है? का मतलब क्या होता है? गुना। 10% तो 10 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। हो जाएगा। बराबर में आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बराबर में आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। एकदम क्लियर है। तो मान लीजिए कि हम 10 से 100 काटे 10 बार में हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माने तिरछा तिरछी गुना। तो 25 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100 बराबर 25 में 10 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 250 आएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब अगला सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और मोटा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, नीति आयोग का जो स्थापना आपका हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, ठीक है। आगे चलिए, 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। कमल शब्द का लिंग बताइए। कमल स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? कौन बच्चे बताएंगे कमल कौन सा लिंग होगा? कमल, कमल स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा? तो जैसे में देखिए हम कभी कभी इसका वाक बनाकर भी पहचान सकते हैं। जैसे में कमल खिल रहा है, कभी कोई बोलता है कमल खिल रही है, नहीं ना। कमल खिल रहा है यानी पुल्लिंग में आ रहा है, तो कमल कौन सा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग पकड़ेंगे। जैसे में रोटी, रोटी को हम लोग अगर पकड़ना चाहे कि स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग तो कैसे पकड़ेंगे? तो जैसे में इसका वाक बनाएंगे, रोटी खा रही है, ऐसे ना बोलते हैं रोटी खा रही है। कोई भी बोलेगा कि रोटी खा रही है, यानी खा रही है, यानी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग वाक बना के पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, आपका 15 नंबर सवाल है, थोड़ा सा सिंपल लेवल का है कि 8 का संबंध 16 से है तो 12 का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो 8 का संबंध 16 से यानी दुगुना से संबंध है। उसी प्रकार से 12 का दुगुना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। आप लोग भी जवाब देते चलेंगे, ठीक है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कौन बच्चे बता सकते हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? आप लोग का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। उसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगर महिला में बात कर दे कि भारत की
प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। कौन हो जाएंगे? प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे, जो कि 2007 ईस्वी में बनी थी। 17 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, विद्यालय शब्द में समास कौन सा होगा? विद्यालय, विद्यालय शब्द का कौन सा समास होगा? याद रखिएगा विद्यालय शब्द का जो भी समास होगा, इसको अगर हम लोग बदलना चाहे तो विद्या प्लस क्या होता है? आलय होता है। विद्या प्लस क्या होता है? आलय होता है। विद्या प्लस आलय, तो जिसमें दोनों शब्द प्रधान हो या दोनों शब्द का अर्थ हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो विद्या का भी अर्थ होता है, आलय का भी अर्थ होता है, यानी कौन सा समास हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपको हम पहले भी क्लियर कर देते, द्वंद्व समास जैसे में माता पिता, जैसे में माता पिता, ये वाला चिन्ह आप लोग बीच में देख रहे हैं, जिसमें आ जाएगा वो आपका द्वंद्व समास, कर्मधारय उसका कर्म को धारण किए रहता है। हालांकि और भी ऑप्शन एक बहुब्रीहि होता है, तो उसमें भगवान का नाम आता है। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको एक भी प्रश्न आपकी एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का प्रश्न है, आपकी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंपल है, तो सिंपल थोड़ा सा हम टफ लेवल का भी देखिए हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर 4 दे दिया, कितना दे दिया? 4 दे दिया, 9 दे दिया, 16 दे दिया, डॉट 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 डॉट, अगला पद क्या होगा? ऐसा सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो थोड़ा सा सिंपल है, तो इसका जवाब तो आप लोग दे देंगे, इसका जवाब बताइए आप लोग इसका। और चलिए 18 जो प्रश्न है उसका भी आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। जैसे में 3 से 9, 9 से 6 से 9, 9 से 12, 12 से कितना होगा? यानी 3 3 3 3 समय चल रहा है। 3 से 6 तो 3, 6 से 9 3, 9 से 12 3, तो 12 से 3 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा? 15। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर एक बच्चे का आ रहा है सर, 25 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, 25 एक बच्चे का आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कैसे बनाए हैं। अगर जिनको नहीं पता चले कि प्रश्न कैसे सोल्व होगा, तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और थोड़ा सा दिमाग नजदीक करके देखिए क्या होगा। सबसे पहले 4, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है। 9 किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है। 16 किसका होता है? 4 का होता है। यानी 2 का स्क्वायर बढ़ रहा है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4 के बाद किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है। 19 नंबर आपका बिल्कुल इजी सवाल है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आप लोग का जवाब आना चाहिए कमेंट में, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? 20 नंबर आपका सवाल है, वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? वीर का अगर भाववाचक में करेंगे तो वीरता होगा। क्या होगा? वीरता होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीर शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? वीरता हो जाएगा। 21 नंबर आपका सवाल है, 7 का वर्ग कितना होगा? ये वाला आपको वर्ग और वर्गमूल में बताए थे, तो ऐसा सवाल नहीं आता है। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा बहुत टफ लेवल का आता है। जैसे में अभी हम बताए थे कि 1681 बराबर वाट, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, लेकिन ये तो सिंपल है, तो ये नहीं आएगा। ये वाला सवाल देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 22 नंबर आपका सवाल है, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। एकदम इजी लेवल का इसमें क्वेश्चन लाए हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सवाल पूछा जा चुका है, जीके में आप देख सकते हैं। ठीक है ना, कभी ना कभी आपकी एग्जाम में जब भी मतलब आज मतलब जब भी शुरुआत हुआ है बीएससी कार्यालय परिचारी से, जब से लेकर आज तक जो जो भी सवाल पूछा गया वही सवाल हम आपको करवा रहे हैं, और आपकी एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है ना, तो ये वाला भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये सब तो सवाल का जवाब तो आप लोग बिल्कुल आसानी से देंगे, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में फटाफट बताएंगे 22 नंबर का। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, ये थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे, और टॉप लेवल का भी है। हिंदी का प्रश्न क्या कह रहा है? अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव किस भाषा का वाक है? अतिथि देवो भव किस भाषा का वाक है? बिल्कुल राइट आंसर, संस्कृत भाषा का वाक है। बिल्कुल पता चला है, अतिथि देवो भव तो ये संस्कृत में ना है, तो संस्कृत का हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है, ये वाला प्रश्न हम आपको ऊपर सॉल्व करना बताए थे। मैथ का सवाल है, 100 का 15% कितना होगा? 100 का 15% कितना होगा? तो 24 का आप लोग सवाल का जवाब देंगे, 100 का 15% कितना होगा? इसका जवाब फटाफट आप लोग देंगे, कमेंट में फटाफट बताएंगे। 100 का 15% कितना होगा? 100 का 15% कितना होगा? हम इसको सॉल्व करके नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये वाला सवाल है मैं आपको ऊपर सॉल्व कर दिया हूं, देख लीजिए कैसे होता है। अगर कुछ भूल गए हैं तो यहाँ पर देखिए 100 है, 100 लिख देंगे। ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुना होता है 15%, तो 15 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्लियर है, 100 से 100 खटेगा तो कितना आ जाएगा? 15।
भारत में पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ है? जो भारत में पंचायती राज लागू किया गया है वह किस संशोधन से लागू किया गया है? तो याद रखिएगा, वह आपका 73वां संशोधन से लागू किया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज है वह किस संशोधन से लागू हुआ है? तो 73वां संशोधन से लागू हुआ है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत में पंचायती राज किस संशोधन से लागू हुआ है? तो 73वां संशोधन से लागू हुआ है। ठीक है ना। और याद रखिएगा 1992 ईस्वी में इसको पूरा लागू किया गया था। ठीक है ना। चलिए, रबी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? पर्यायवाची का मतलब रबी को और हम लोग क्या बोलते हैं? तो रबी को और हम लोग सूर्य भी बोलते हैं। दिनकर, प्रभाकर, दीनानाथ है, रवि, रवि, ये सब हम लोग सूर्य को बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। ठीक है, रवि को हम लोग सूर्य, दिनकर, प्रभाकर ये सब बोलते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आएगा, 50 और 60 का HCF क्या होगा? 50 और 60 का HCF क्या होगा? ये बिल्कुल नहीं आएगा सवाल, आपको हम ऊपर बता दिए थे। 3/6, 4/3 ऐसा सवाल आता है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए, 28 नंबर आपका सवाल है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बिल्कुल आप लोग तो देखिए, आप लोग तो इसका जवाब दे देंगे कि कौन सा प्रसिद्ध पर्व है बिहार का, क्योंकि ये जो एग्जाम है बिहार का है। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी वीडियो बच्चे देख रहे हैं वो सब बिहार से ही होंगे। ठीक है ना। बिहार से ही आप लोग होंगे, तो ये सभी को पता होगा बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, जिसके लिए न जाने कितने लोग शहर से घर आ जाते हैं अपनी नौकरी छोड़कर। समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में बताएंगे। चलिए, अगला नंबर सवाल है, सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण है? सुंदर में कौन सा विशेषण होगा? गुण होगा कि संख्या होगा? तो सुंदर उसका गुण न बता रहा है, किसी चीज का गुण बता रहा है। मान लीजिए कि वह व्यक्ति सुंदर है तो उसका गुण बता रहा है, तो सुंदर कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इतना देख सकते हैं ऐसा सवाल कभी आ सकता है नहीं ना। ये हालांकि लगता है कि पूछा गया सवाल है, फिर भी तो यहाँ पर आया है। ऐसे तो सवाल यहाँ पर आ नहीं सकता है। ठीक है, चलिए ये आएगा नहीं। चलिए, अगला नंबर सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से सबसे अधिक लगती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से सबसे अधिक लगती है? तो उत्तर प्रदेश का जो सीमा है वह नेपाल से सबसे अधिक लगता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर आपका सवाल है, पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय कौन सा? पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय कौन सा? प्रत्यय हम आपको ऊपर पहचानना बता देते कि शब्द के पीछे रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो पुस्तक प्लस में आलय, पुस्तक प्लस में क्या हो जाएगा? आलय। तो पुस्तक प्लस में आलय, तो आलय इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। पुस्तक आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में इतना इजी लेवल का नहीं आएगा, हालांकि हम आपको इसका एलसीएम वाला सवाल करवा दिए हैं। ठीक है, आ गया ये। अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधकार का पर्याय, अंधकार को और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? कोई बच्चे बता सकता है? उजाला तो नहीं बोल सकते, प्रकाश भी नहीं बोल सकते, सूर्य नहीं बोल सकते, तो मात्र एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, तमस बचा। क्या बचा? तमस। तो तमस यहाँ पर क्या कर देंगे? बिल्कुल सही कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए। 36 नंबर आपका सवाल है, 360 डिग्री का 1/4 भाग कितना होगा? तो 360 है तो 360 लिख देंगे, डिग्री है तो डिग्री गुना में 1/4। तो 4 से 360 कितना बार में कटेगा? 90 बार में कटेगा, तो 90 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। 37 नंबर आपका सवाल है जो कि आपकी एग्जाम में आएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में टोटल अनुसूची की बात करेंगे तो 12 अनुसूची, और अनुच्छेद की बात करेंगे तो टोटल कितना अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। नदी शब्द का, नदी शब्द किस लिंग का है? नदी शब्द किस लिंग का है? तो नदी, जैसे में नदी बह रही है, वाक बनाएंगे तो नदी बह रही है, तो नदी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और ज्यादातर ऐसे शब्द हम आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का थोड़ा सा संकेत आपको देते हैं ज्यादातर में, जिसके लास्ट में आ आए, क्या है? आ आए और चाहे अ आए, वो ज्यादातर शब्द पुल्लिंग होते हैं। भले अपवाद में हो जाए कुछ एक दो तो वो अलग बात है, लेकिन
मतलब आपको थोड़ा-सा पहचानने के लिए, जब ना पहचानने आए तो एक ट्रिक आप आज़मा सकते हैं कि जिसके लास्ट में आ आए चाहे अ आए वो ज़्यादातर पुल्लिंग, और जिसके लास्ट में ई आए वो ज़्यादातर स्त्रीलिंग होता है। जैसे में नदी, तो ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ज़्यादातर में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना? चलिए। 39 नंबर आपका सवाल है, यदि किसी संख्या का 20% बराबर 40 है तो संख्या क्या होगा? ये वाला सवाल आपको हम ऊपर कर दिए थे कि कोई संख्या नहीं तो उसको मान लीजिए x का 20%, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर में 40, बराबर में कितना हो जाएगा, 40। तो 20 से 40 कितना बार में, 2 बार में, तो x बराबर 100 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, 40 नंबर आपका सवाल है, बिल्कुल ईजी लेवल का है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो आप लोग ही जवाब दीजिए, ठीक है? इतना इजी लेवल तो आएगा नहीं, फिर भी जवाब दे दीजिए उसको। साहस शब्द का विशेषण क्या होगा? साहस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो साहसी क्या हो जाएगा, साहसी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 नंबर आपका सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर। इसका टोटली क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलिए। 44 नंबर आपका सवाल है, जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द में क्या है? जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? जो दिखाई न दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 नंबर आपका सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में हुआ था। ठीक है। 43 नंबर है, राजा रानी में कौन सा समास है? अभी हम आपको बताए थे कि जब भी ओ वाला चिन्ह रहे इसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ये वाला जिसमें रहेगा वो आपका बिल्कुल आंख मूंद कर मार दीजिएगा, द्वंद्व समास। ठीक है, बहुब्रीहि में आपका भगवान का नाम, तत्पुरुष में आपको समझा ही दिए, दोनों शब्द प्रधान होना चाहिए। आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, बिहार की वर्तमान विधानसभा एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है? बिहार का जो वर्तमान विधानसभा है वह एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक है? तो याद रखिएगा, वह द्विसदनात्मक है। क्या है, द्विसदनात्मक है, यानी दो स्तर में पाया जाता है। एक आपका तो पहले लोकसभा हो जाता है और एक आपका क्या हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है। ठीक है, आगे आइए। 50 नंबर आपका सवाल है, परिश्रम शब्द का उल्टा क्या होगा? परिश्रम का उल्टा क्या होगा, कोई बच्चे बताइएगा। लास्ट सवाल आपके लिए छोड़ा जाता है। आप 50 में कितना सही हुआ? अब आप लोग अपना स्कोर बताइए ईमानदारी पूर्वक। अगर 30 सही हुआ तो बिल्कुल 30 ही सही हुआ, लेकिन कोशिश करना कि अगली बार ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सही करें। तो आप लोग बताएंगे कितना सही हुआ 50 में से। ठीक है, ये सबको जवाब देंगे। जो जो बच्चे यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं सभी जवाब देंगे। 50 में से 30 के आसपास सही किए हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रश्न लिए गए हैं बाबू वो पिछले साल के पेपर वाला ही था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही क्लास के लिए आप लोग चैनल को क्या कर लेंगे, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।